फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज मैं शिफ्ट इंजीनियर की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, इंजीनियर इंटरव्यू 2। इससे पहले हम 8 क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं और आज मैं 8 क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ आगे, जो इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए उनके बारे में करते हैं बात। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैं इससे पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चंस इंजीनियर पे जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको मैं बता चुका हूँ। तो 9वां क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लाइंट्स कंप्लेंट्स। मीन्स ये है कि वो ये जानना चाहता है कि आप जो क्लाइंट डीलिंग करते हो या क्लाइंट जो कंप्लेंट करता है वो किस तरीके से आती है और आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो। तो देखिए, हाउ टू हैंडल या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लाइंट कंप्लेंट्स मीन्स जो क्लाइंट है, आप देखिए बिल्डिंग में क्या है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। ये क्लाइंट जो कंप्लेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो क्लाइंट्स होता नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेंटेनेंस और मशीन रहती हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन बिल्डिंग में क्लाइंट होता है। अब चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे मॉल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, तो क्लाइंट तो होता ही है। तो वो कंप्लेंट कैसे करता है वो जानना चाहता है, और तुम उसको कैसे रिजॉल्व करते हो, कैसे फॉरवर्ड करते हो, कैसे उसको क्लोज करते हो, वो जानना चाहता है। फ्रेंड देखिए, 2 प्रोसेस हैं आज, एक मैनुअली प्रोसेस है और एक जो है ऐप बेस्ड प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो 2 तरीके हैं। अब अगर आपकी बिल्डिंग में ऑनलाइन है मींस ऐप बेस है, क्योंकि अब सब क्या है, नॉर्मली रेजिडेंशियल सोसाइटी में मैंने देखा है कि वो एप्लीकेशन आ गए हैं, तो एप्लीकेशन पे ही वो अपना कंप्लेंट कर देते हैं और वहीं से कंप्लेंट नंबर उनको जनरेट हो जाता है। एक प्रोसेस तो वो है, ठीक है। तो वो आप जो रेजिडेंशियल सोसाइटी में जो मेनली जानते हैं, जो करते हैं इस काम को, तो उनको पता है कि कैसे कंप्लेंट रेज होती है, तो कौन सा ऐप है, तो आपको उसके बारे में बताना है। सर, हमारी जो बिल्डिंग है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें ये ऐप है और उस पर वो ऑनलाइन कंप्लेंट रेज कर देते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से हो। तो वो बीएमएस ऑपरेटर के थ्रू या ऐप के थ्रू वो सिस्टम के थ्रू चली जाती है, जिसको भी मतलब जैसे अब बीएमएस ऑपरेटर बड़ा सिस्टम में आ गई, सिस्टम में आने के बाद बीएमएस ऑपरेटर उसको जो है, जैसे प्लम्बिंग से रिलेटेड है तो प्लम्बर को डिप्यूट कर देगा, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रीशियन को डिप्यूट कर देगा। तो वहाँ से वो डिप्यूट कर देगा और वो जाके उसको रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद उनको जब वो रिजॉल्व हो जाएगी तो वहाँ से उनको एक ओटीपी जनरेट हो जाता है। वो ओटीपी जब शेयर करके उसमें क्लोज किया डालते हैं तब वो क्लोज होती है। तो एक तो प्रोसेस ऑनलाइन वाला है, तो फ्रेंड ये डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस होता है फ़ोन, टेलीफोनिकली। मीन्स उन्होंने फ़ोन किया तो जो हमारा शिफ्ट सेल होता है उस पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके वो नोट कर लेता है। नोट करके वो जो भी बंदा जिससे भी रिलेटेड कंप्लेंट होती है उसको वो भेज देता है, और उसको क्लोज कराने के बाद एक स्लिप काट के दी जाती है, जिस स्लिप पे वो साइन करा करके लाता है और तब वो कंप्लेंट क्लोज की जाती है। तो आप जो सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो आप प्रोसेस बता दीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जो आप फॉलो कर रहे हो, जैसा फॉलो कर रहे हो वैसा बताइए, क्योंकि वो सच होगा। और अगर उस बिल्डिंग में फॉलो हो रहा है, मान लीजिए कोई ऐप बताया आपने, तो वो ऐप मार्केट में जरूर होगा, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता चल जाएगा। तो आप उसमें झूठ बोलने की कोशिश ना करें, जो एक्चुअल हो वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी साइट के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रेंड, इंजीनियर जब साइट के बारे में बताएगा तो उसको एकदम ही नीचे से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स नीचे से मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसने साइट के बारे में जानना चाहा है तो एकदम ये मत स्टार्ट कीजिए कि हमारी साइट पे डीजी लगे हैं, हमारे साइट पे ट्रांसफार्मर इतना लगा, वो मत बताइए। जानेगा वो सब चीज़, लेकिन आप सीक्वेंस से बताइए। देखिए, इंजीनियर के इंटरव्यू से जो इंटरव्यू ले रहा है जो इंटरव्यूअर, वो थोड़ा सीक्वेंसली जानना चाहता है कि क्या है। तो आप उसको बताइए कि साइट के बारे में, सर हमारी साइट एक कॉमर्शियल मॉल है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, या एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है, या रेजिडेंशियल है, जो भी है वो बताइए। सर इसका एरिया इतना है, ठीक है, और इस पे साइट इंचार्ज जो आपके बॉस हैं वो बताइए कि सर वो साइट इंचार्ज हैं और हम उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। हमारी जो साइट है उसमें 4 टावर हैं, 3 टावर हैं, 2 टावर हैं या 1 टावर है, जो भी वो बताइए। प्रत्येक टावर का लगभग इतना एरिया है, इतने बेसमेंट हैं, उनका इतना एरिया है, एक फ्लोर यानी एक प्लेट का एरिया इतना है पर स्क्वायर फीट, ऐसा आप बताइए। अगर रेजिडेंशियल है तो मान लीजिए 6 टावर हैं, पर टावर में एक टावर में सर एक टावर में 100 फ्लैट है, एक में 80 हैं, एक में 90 हैं, इतने 3 BHK के फ्लैट हैं, 2 BHK के फ्लैट है, इस तरीके से बताइए, ठीक है। इतने बेसमेंट हैं, लगभग इतनी गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं। तो आपने साइट के बारे में बताया, ठीक है, और मॉल है तो मॉल के बारे में बताइए, जो है वो बताइए। लेकिन इसमें मेनली आपको टावर पता होना चाहिए और उसका एरिया पता होना चाहिए, बेसमेंट का एरिया अलग पता होना चाहिए और पर प्लेट का एरिया अलग पता होना चाहिए। अगर फ्लैट हैं तो कितने फ्लैट हैं वो पता होना चाहिए, कितने BHK और कितने BHK के, ठीक है।
तो इसमें वो आगे टेक्निकली भी पूछ सकता है अगर रेजिडेंशियल है तो कि भाई मेंटेनेंस कितना ले रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी कितना ले रहे हो, तो वो टेक्निकल भी इसमें पूछ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जब इतना बता दिया आपने साइट के बारे में, तो अगर वो फर्दर आगे मतलब अभी वो चुप है, उसने अगला क्वेश्चन नहीं किया, अगर बीच में उसने अगला क्वेश्चन कर दिया तो आप वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और मान लीजिए आपको एरिया वेरिया ये सब बताते हुए उसने क्वेश्चन नहीं किया, तो आप उसको फर्दर बताइए कि साइट पर सर अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में वहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 3 डीजी लगे हुए हैं, इतनी कैपेसिटी के हैं, उसके बाद इतना बड़ा पैनल है, इतने एसी भी हैं, इतने वीसी भी हैं, एचटी इतने का है, कनेक्शन इतने का है, वो सब बताइए। और वाटर बॉडी है, ये सब चीज़ बता के आप चुप हो जाइए। ठीक है, टेक्निकल बाद में बताइए, पहले उसको साइट के बारे में बताइए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 11, साइट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो अब वो ये जानना चाहता है कि एक इंजीनियर कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे काम करता है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हो करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं भी करते हो आपको उनका भी पता होना चाहिए। होता क्या है, अक्सर जैसे इलेक्ट्रीशियन चेकलिस्ट भर देते हैं, नीचे का डाउन द लाइन भी पीपीएम कर देते हैं, तो इंजीनियर नहीं भी कोई मेंटेन करता। तो आप ऐसा मत बताइए कि एक ही काम कोई बता दीजिए, तो आपको सारे सीक्वेंसली अब नीचे से बताने हैं डॉक्यूमेंट। नीचे से क्या मतलब है, देखिए अगर डीजी है तो उसकी चेक लिस्ट होती है। ठीक है, तो आप उसे बताइए सर हम चेक लिस्ट मेंटेन करते हैं सारे असेट्स की, हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करते हैं, इंडेंट फॉर्मेट मेंटेन करते हैं, डेली रिपोर्ट या डीएमआर जिसको बोलते हो, बोले डेली रिपोर्ट फॉर्मेट, डेली रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट की करते हैं, फिर उसके बाद डीएमआर करते हैं, एसओपीज करते हैं, एसओपीज के बाद जो मैनेजमेंट रिपोर्ट फाइनली बनती है वो करते हैं, और जो हमारा वेंडर जैसे कोई सामान लेके आता है या कोई सामान लेके जाता है या आपको कोई इन आउट वार्ड्स जो होते हैं वो वैसे तो सिक्योरिटी के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन उनका भी पता होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, गेट पास रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओडी स्लिप्स हैं, सर ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप जितने भी हैं अगर आपको याद हैं तो आप बता दीजिए, अगर याद नहीं है तो आप उनको लिस्ट आउट करके एक बार मगअप कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए कि कौन कौन से मोटे मोटे कम से कम 8 से 10 डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। अगर आप एक आध छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिल्डिंग मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है। एस्पेक्ट मीन्स पहलू, मीन्स कौन सी चीज ऐसी है जो बिल्डिंग मेंटेनेंस में सबसे ज्यादा महत्व रखती है या जिस पे सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, बिल्डिंग किस प्रकार की है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग इमारत है बिल्डिंग है तो उसका अलग होगा, मॉल है तो उसका अलग होगा, और अगर फ्रेंड्स कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसका अलग होगा। ठीक है, आप जिस तरीके की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वो एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि देखिए इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका है जानने का कि आप ये देखिए कि हम मैक्सिमम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किसकी आती है, तो वो मेन एस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कॉमर्शियल बिल्डिंग में आप हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बताइए, क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी से ही सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। रेजिडेंशियल में आप प्लम्बिंग बताइए, पानी और प्लम्बिंग इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अगर आपका मॉल है तो मॉल में आप जो है हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम बताइए, साफ सफाई गंदगी ये हाउसकीपिंग। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग में मेन एस्पेक्ट होता है मशीन ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, और लाइट चली जाए डीजी चल जाएगा लेकिन मशीन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड ऐसे अलग अलग होती हैं। तो अब जैसे मान लो कॉमर्शियल टावर है आपका, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसमें आप बताइए कि सर इलेक्ट्रिसिटी मेन प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिसिटी पर ही हम ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद सारी लिफ्ट ट्रिप हो जाती है तो हमें सारा वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे सारे पंप बंद हो जाते हैं। और क्लाइंट के क्या हैं, जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट हैं वो 4-4, 5-5 साल पुराने हैं, तो उनके जो सर यूपीएस हैं वो उन्होंने 15-15, 20-20 मिनट के लगाए हुए हैं, तो अभी क्या है उनके बैकअप कम हो गए हैं, तो किसी का बंद हो जाता है। इसलिए हम मेन फोकस रखते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ट्रिप ना हो, और हमें मेंटेनेंस भी करना पड़ता है तो उसका भी हम प्रॉपर शट डाउन लेते हैं, और उसको भी कोशिश करते हैं बाईपास करके उनकी सप्लाई चलाएं और अपना तब एक एक करके पार्ट बाई पार्ट मेंटेनेंस करें। तो आप उसमें जो मेन पहलू बताना है कि क्या है, तो वो फ्रेंड आप सोच समझ के बताइए कि किस बिल्डिंग के लिए बता रहे हो। मेनली मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल बिल्डिंग में प्लम्बिंग होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी होती है, मॉल या जो शॉप्स होती हैं उनमें क्लीनिंग होता है, साफ सफाई। ठीक है, इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में मशीन्स होती हैं, मशीन को मेन एस्पेक्ट माना जाता है क्योंकि वो ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग बताइए और उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताना पड़ेगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 13 है, आप बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कब करते हैं। अब वो ये जानना चाहता है कि आप बिल्डिंग का राउंड कब लेते हो। ठीक है, तो फ्रेंड दो तरीके हैं। देखिए, इसमें मैं ये जानता हूँ कि आप ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंजीनियर लेवल का बंदा बिल्डिंग में आते तो हैं, लेकिन काम इतने हो जाते हैं कि वो बिल्डिंग में राउंड नहीं ले पाते। ठीक है, तो आप एकदम मत बताइए कि राउंड नहीं लेते, उनको बताइए कि सर हम बिल्डिंग में, देखिए 3 शिफ्ट होती है तो तीनों बार राउंड भी बता सकते हो कि हम अपनी शिफ्ट में, जैसे हम क्या है 1 घंटा ओवरलैप आते हैं। बताने का तरीका है, जैसे सर जैसे हमारी ए शिफ्ट खत्म होगी तो ए शिफ्ट क्या है खत्म होती है 3 बजे और हम आते हैं 2 बजे, मतलब 1 घंटा पहले आ जाते हैं। तो हम अपना हैंड ओवर टेक ओवर जो करने से पहले जो हम उसको रिलीव करेंगे, रिलीवर को रिलीव करने से पहले पूरी बिल्डिंग का राउंड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बी शिफ्ट में करते हैं, ऐसे ही सी शिफ्ट में करते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं, या आप ऐसा बता सकते हैं कि सर जो ए शिफ्ट में, आप एक बार भी बता सकते हैं कि सर ए शिफ्ट में राउंड लेना मस्ट है। जो भी ए शिफ्ट में होता है इंजीनियर, या मैं हूं या कोई और हो, जो भी ए शिफ्ट में होगा वो हमारा बिल्डिंग इंचार्ज आने के बाद या हमारे और जो सीनियर स्टाफ हैं उनके आने के बाद वो सारे ही लोग एक साथ राउंड लेते हैं और हम लोग वो बताते रहते हैं, और जो कुछ हमें लगता है हम भी वो सारा कुछ नोट कर लेते हैं और मैक्सिमम उसको शाम तक रिलीज़ करना होता है 24 घंटे में। फिर नेक्स्ट डे के राउंड पे जो फॉल्ट्स या जो कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं वो हम करते हैं। मतलब डेली बेस पे भी कह सकते हैं, तीनों शिफ्ट के लिए भी बता सकते हैं, डेली बेस भी बता सकते हैं और 2 शिफ्ट में बता सकते हैं। क्योंकि बी शिफ्ट में मत बताइए, बोले सर ए शिफ्ट में और सी शिफ्ट में लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में और शाम को जब बी रिलीज करेंगे सी शिफ्ट में, उससे बी और सी के बीच में। ए और बी के बीच में मत बताइए, क्योंकि ए और बी के बीच में अक्सर क्या हो जाता है कि भाई ए शिफ्ट में जो काम चल रहे हैं वही बी वाला कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक राउंड भी बता सकते हैं कि एक बार लेते हैं, आप 2 बार भी बता सकते हैं और आप 3 बार भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो बताएंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मीन्स आप उसको पैटर्न से बताएंगे, प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाए तब क्या करोगे। फ्रेंड देखिए, ये टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है। टेक्निकल जब वो बात करेगा तो वो आपको टेक्निकली किसी चीज पे ले जाके प्रॉपर बात करेगा, वो ट्रिकी क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये इसकी जगह और भी कोई क्वेश्चंस हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 कि HVAC का प्राइमरी पंप ट्रिप कर जाए तब तुम क्या करोगे। ठीक है, तो वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जानना चाहता है। ऐसे अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाए तब क्या करोगे। तो फ्रेंड्स वो ये जानना चाहता है कि आप टेक्निकल किस लेवल के हो। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा हम बोलते ही हैं कि ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया, लेकिन फ्रेंड ट्रांसफार्मर कभी ट्रिप नहीं करता। मींस ट्रांसफार्मर में ट्रिपिंग डिवाइस कोई नहीं होती है। आप अक्सर देखो गौर से, ट्रांसफार्मर से पहले VCB लगी है, तो जब ट्रांसफार्मर ट्रिप करने का मतलब VCB ट्रिप कर जाएगी। और ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग पर आइसोलेटर लगा हुआ है तो आइसोलेटर ट्रिप करेगा। अगर आउटगोइंग ट्रिप होगी तो आइसोलेटर ट्रिप करेगा, और इनकमिंग यानी HT ट्रिप होगी तो VCB ट्रिप करेगी। ठीक है, तो अक्सर कहते ही हैं कि भाई ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया। तो हम होता क्या है फ्रेंड, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। जब वो ये पूछे कि भाई ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया तो उनको बताओ सर ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं करता है एक्चुअली। या तो ट्रांसफार्मर अगर ट्रिप करने का मतलब तो या तो VCB ट्रिप कर गई इनकमिंग पे, या ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग का आइसोलेटर ट्रिप कर गया, क्योंकि वो LT पैनल से पहले ट्रांसफार्मर के पास ही होता है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर LT पैनल से दूर है तो हमारा ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद ही वहीं आइसोलेटर लगा हुआ होता है। तो किसी वजह से आइसोलेटर ट्रिप कर जाता है, और किसी वजह से अगर आइसोलेटर ट्रिप कर गया तो तुरंत यही कहा जाता है भाई ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता, ट्रांसफार्मर ट्रिप करे। या आप कहिए कि सर ट्रांसफार्मर आइसोलेटर अगर ट्रिप नहीं करा है तो उसका इनकमिंग यानी VCB ट्रिप करिए, किसी वजह से कि हो सकता है पीछे की सप्लाई अप डाउन हुई हो, या अर्थिंग की प्रॉब्लम आई हो, या कोई और प्रॉब्लम आई हो, VCB प्रॉब्लम कर गई हो, उस वजह से ट्रिपिंग आ सकती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, वो पूछेगा। तो सर उस केस में हम सबसे पहले हमारी कोशिश यही होगी कि उसको एक बार रिसेट करके, मतलब सबसे पहले हम इंस्पेक्शन कर लें कि मेजर तो नहीं है, कोई से धुआं तो नहीं निकल रहा है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है जलने की, कोई प्रॉब्लम मेजर तो नहीं है। ऐसा नहीं है जाते ही आप रिसेट करके और कर दो। सारा इंस्पेक्शन करने के बाद अगर हम सेटिस्फाई लगेगा कि हाँ लगभग कुछ नहीं है, नॉर्मली ट्रिप करिए, तो हम उसको एक बार रिसेट करके ट्राई ले लेंगे। ठीक है, अगर उसमें वो ऑन हो गया तो ओके है, सारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और अगर वो उस पोजीशन में भी नॉर्मल नहीं होता है, ट्रिप कर रहा है, तो हम फिर उस कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले सप्लाई रिज्यूम करनी है। अगर हमारे पास ऑप्शनल दूसरा ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर को ऑन करके सारा लोड उस पर लेकर के तब हम उस ट्रांसफार्मर को और VCB को प्रॉपरली चेक कर लेंगे। मतलब उसको हम टाइम देंगे बाद में, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम होता है
कॉमर्शियल बिल्डिंग में, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना। हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हम सप्लाई को रिज्यूम कर दें, भले ही जो हमारे पास दूसरा है उससे करना पड़े, और उसको फिर हम थोरोली चेक करके, और जब हमारा पीक लोड नहीं होगा, लोड जिस समय कम होगा, उस समय हम उसको चेंज ओवर लेके चालू कर लेते हैं। अक्सर ये हम जो है नाइट शिफ्ट में काम करते हैं जब हमारा लोड कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अपनी टीम से कब कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, अपनी टीम से कब कम्युनिकेट करते हो। वो सीधा नहीं पूछ रहा है आपसे कि भाई टीम से कब मिलते हो, वो पूछ रहा है अपनी टीम से कब कम्युनिकेट करते हो। तो हमें इसमें फंसना नहीं है इन चीज़ों में। सीधा सा है कि सर जब भी हम अपनी शिफ्ट में आते हैं तो एक बार हमारी शिफ्ट में कभी भी ऐसा मत बताइए कि भाई जैसे 2 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है तो 2 ही बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे नहीं। 1 घंटे का ओवरलैप बताइए कि सर इंजीनियर 1 घंटे का ओवरलैप पे आते हैं, हम लोग 2 बजे आते हैं, यानी जो हमारी टीम है बी शिफ्ट की वो 2 बजे आ जाएगी, और जो ए शिफ्ट है वो 3 बजे छूटेगी। तो मैं अपनी शिफ्ट में जो भी बी शिफ्ट वाले आएंगे उन सबसे एक बार राउंड लेने के बाद जैसे भी उनसे उसी समय एक बार मिल लेता हूँ। मतलब कोई भी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ही उससे हम पूरी टीम से मिल लेते हैं, और टीम को जो है उसी समय हम काम भी फॉरवर्ड कर देते हैं कि जो हमें काम इंजीनियर के थ्रू पता चलता है कि भाई ये काम चल रहा है, ये काम करना है, आगे ये होना है, तो उसको हम वहीं पे कर लेते हैं। और उसके बाद जब सभी पर्सन अपने अपनी जगह अपने अपना काम कर रहे होते हैं तो मैं फिर अपनी शिफ्ट में एक बार सारे ही लोगों से एक एक करके उनके काम पर जा करके वहीं बात कर लेता हूँ और वहीं से जान लेता हूँ। कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब राउंड में मैं सारे ही बंदों के पास अपने जाऊँगा एक बार। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेट का अब बताएंगे कि भाई शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ही जब हैंडओवर टेक ओवर कराते हैं जूनियर स्टाफ का, तो वो सारे इकट्ठे करके उनसे क्या प्रॉब्लम्स हैं वो जान लेते हैं, और क्या काम करना है वो भी जान लेते हैं, और एक दूसरे को वहीं पर हम कॉमनली हैंडओवर टेक ओवर करा देते हैं। तो वो आप किसी भी तरीके से बता सकते हो, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग होता है वैसे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, देखिए HVAC का प्राइमरी पंप ट्रिप कर जाए तब क्या करोगे। तो फ्रेंड देखिए HVAC, ये जो क्वेश्चन है HVAC का प्राइमरी पंप ट्रिप कर जाए तब क्या करोगे, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन कोई भी वो पूछ सकता है, कोई भी नॉर्मल चीज़ पूछ सकता है वो आपसे कि भाई ये चीज़ हो जाए तो क्या करोगे, लाइट चली जाए तब क्या करोगे, या लिफ्ट फंस जाए तब क्या करोगे। तो वो आप कुछ भी वो जो पूछेगा वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको आप नॉर्मली ऐसे जवाब दोगे। अब जैसे प्राइमरी पंप ट्रिप कर जाए तो इसका आंसर सडनली अगर ऑपरेटर से पूछते हैं तो बोले सर कोई नहीं, रिसेट करके चालू कर दूंगा। तो इस तरीके से वो नहीं जानना चाहता। आप इंजीनियर हो, बीइंग ए इंजीनियर आपको आंसर उसी तरीके से देना पड़ेगा कि लगे कि हाँ एक इंजीनियर जवाब दे रहा है, क्या करोगे। तो अब उसने पूछा कि प्राइमरी पंप ट्रिप कर जाए तो क्या करोगे, ठीक है। तो उनको बताओगे सर हमारे पास कोई भी पंप जो होता है उसमें स्टैंड बाई होता है, तो हम सबसे पहले तो जो ट्रिप कर गया उसको वहीं छोड़ेंगे और स्टैंड बाई पंप चला देंगे। जब स्टैंड बाई पंप चला देंगे तो हमारा प्लांट चलता रहेगा, और हम उस पंप का स्टार्टर और मेन कनेक्शन प्लेट पंप की उसका मोटर को मेजर करके प्रॉपर मोटर चेक करेंगे, मेजरिंग करके उसका कनेक्शंस चेक करेंगे, स्टार्टर चेक करेंगे, सप्लाई खोल के स्टार्टर चेक कर लेंगे प्रॉपर। यदि हमें लगेगा सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही चल रहा है तो हम उस पंप को एक बार चालू करके और उसका एम्पियर भी चेक कर लेंगे कि एम्पियर लोड तो ज़्यादा नहीं जा रहा है जिसकी वजह से ओवरलोड ट्रिप कर गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है। हो सकता है वो VFD पे हो तो VFD में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करने के बाद बताएंगे और उस प्रोसेस में टाइम लगता है। उससे पहले हम स्टैंड बाई पंप चालू कर देंगे। तो आप प्रोसेस बता सकते हैं थोड़ा करके कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो इंजीनियर जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादा जानते हैं। फ्रेंड मेरा जो ये मोटिव है इंजीनियर इंटरव्यू पे क्वेश्चंस बताने का या आंसर बताने का, मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ तो इंजीनियर क्या है ना, वो लोग इंजीनियर तो इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए आता नहीं फ्रेंड। अक्सर आपने देखा होगा जो इंटरव्यूअर है, जो मल्टी टेक्नीशियन है या ऑपरेटर हैं वो इंजीनियर के लिए आते हैं, तो वो लोग जवाब अपने जैसे देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं जो इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए आते हैं उनको आंसर देने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे जवाब देना है। जस्ट ऑपरेटर की तरह जवाब नहीं दिया जाता इंजीनियर के लिए, आपको डीपली थोरोली बताया जाता है इंटरव्यूअर को, जिससे उसको लगे कि हाँ भाई ये इस लायक है कि मैं इसको इंजीनियर रख लूँ। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ ये भी आपको 8 क्वेश्चंस पसंद आएंगे। यदि आपको पसंद आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। ये 2 वीडियो हैं, अभी मैं इस पर एक और 8 या 9 क्वेश्चन और लाऊंगा जो अगली वीडियो में लाऊंगा। अच्छा, यदि आपको इसमें क्या ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, अगर आप टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सुपरवाइजर के इंटरव्यू
रिगार्डिंग 20-25 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो टेक्निकल के हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं या देख सकते हैं। थैंक यू।